हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द फेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो नेटवर्क एनालिसिस में, जब हम एसी सर्किट एनालिसिस करते हैं वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हमको फेस डिफरेंस पता करना हो या पावर फैक्टर निकालना हो, उस केस में हमको ये फेस निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। दूसरा जो एप्लीकेशन है जहां पर हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं वो है कंट्रोल सिस्टम में। हमको जब एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया होता है और वहां से हमको एक फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होती है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, तो वहां पर हमको फेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल कर ही कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ये दो हो गए इसके एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट दीज टू आर द मेन एप्लीकेशंस। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? वी कैन डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन टू वेज। एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म विच इज a प्लस जे बी, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्म होता है विच इज द पोलर फॉर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं मॉड जेड एंगल थीटा। दिस इज द पोलर फॉर्म। ये दो तरीके होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? मतलब अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, या पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म गिवन है और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन मॉड जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट, एंड थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए। सिमिलरली अगर पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो a विल बी इक्वल टू मॉड z इंटू कॉस थीटा, ओके, एंड b विल बी इक्वल टू मॉड z इंटू साइन थीटा। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर से पोलर कन्वर्जन एंड पोलर से रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। ये जो पोलर फॉर्म में हमारा फेस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, दैट इज माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। ये रेंज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है तो हम मैग्नीट्यूड तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन फेस निकालते समय हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फेस निकालते समय अगर हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो फेस की वैल्यू अलग आएगी। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक नेगेटिव है और कोई दूसरा पॉजिटिव है तो अलग फेस की वैल्यू आएगी। और अगर दोनों के दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हैं तो फेस की वैल्यू अलग आएगी। तो वो फेस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स एक्सिस है वो रियल पार्ट को डिनोट करेगी, जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करेगी। तो अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दैट इज ए एंड बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दैट केस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो हमारा जो फेस होगा इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट विल बी इक्वल टू थीटा, मतलब दैट विल बी इक्वल टू दिस ओनली टेन इनवर्स ऑफ बी बाय ए। अच्छा, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम टेन इनवर्स बी बाय ए निकालते हैं तो बी और ए के मैग्नीट्यूड्स बस कंसिडर करने हैं, उनके साइन कंसिडर नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर z इज इक्वल टू 2 माइनस जे थ्री लिखा है तो थीटा निकालते समय हमको ये ध्यान रखना है कि थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/2। बस उसके बाद ये नेगेटिव साइन को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे वो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, उसके हिसाब से हम वो नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो थीटा कैलकुलेट करते समय यहाँ पर हमको बी और ए के मैग्नीट्यूड को बस कंसिडर करना है, साइन को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और उस केस में जो हमारा फेस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का दैट विल बी इक्वल टू थीटा ओनली। अब अगर हमारा रियल पार्ट दैट इज ए नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट बी पॉजिटिव है, उस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जो इस केस में फेस होगा हमारा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा।
which is equal to pi minus theta. सिमिलरली अगर हमारा रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, मतलब ए और बी दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. इन दैट केस जो फेस होगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट विल बी -180 डिग्री प्लस थीटा या फिर माइनस पाई प्लस थीटा. सिमिलरली अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है और रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो इन दैट केस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो फेस होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट विल बी इक्वल टू माइनस थीटा. जो tan इनवर्स b बाय a निकालेंगे उसमें केवल एक माइनस साइन लगा दोगे तो यू विल गेट द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर. इस तरीके से अगर आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप इजीली पोलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a, ये तभी वैलिड है जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, दैट इज हमारा जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है. अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी और क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन दैट केस ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है. और जिस तरीके से अभी हमने फेस निकालने की कोशिश की है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, उस तरीके से हमको फेस निकाल के और फाइनली उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म के यूज देख लेते हैं हम, कहाँ पर कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर अस, इट विल रिड्यूस द कंप्यूटेशंस. ठीक है, अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म की बात करें, हम ले लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स से z1 इज इक्वल टू a1 प्लस jb1 and another complex number z2 is equal to a2 plus jb2. ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव पोलर फॉर्म्स भी हम लिख लेते हैं. z1 कैन बी रिटन एज इक्वल टू mod of z1 magnitude of z1 which is equal to under root of a1 square plus b1 square and angle face theta 1. Okay, where theta 1 will be again tan inverse of b1 by a1 if a1 and b1 both are positive. Similarly z2 will be equal to magnitude of z2 and a face angle theta 2. तो अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इन दैट केस हम रेक्टेंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं. अगर हमको z1 प्लस z2 निकालना है तो हमको क्या करना है, जो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके रियल पार्ट्स को ऐड कर दीजिए आप सेपरेटली, दैट इज a1 प्लस a2 एंड प्लस j उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं दैट इज b1 एंड b2 उनको ऐड कर दीजिए. यू विल गेट द सम ऑफ बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इसी तरीके से आप इनका सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो. अगर इसी में हम आगे बढ़ें और देखेंगे पोलर फॉर्म का यूज कहां पर हो सकता है, तो पोलर फॉर्म का यूज कब होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और उनको आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो. इन दैट केस वी यूज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, तो अगर हम z1 इंटू z2 करना चाहते हैं, इन दैट केस हमको क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देना है. z1 मॉड इंटू z2 मॉड, ये हो गया अब आपका जो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कारण जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2. और जो फेस मिलेगा इस नए कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फेस एंगल्स ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2. ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन का केस. इन केस हमको z1 डिवाइडेड बाय z2 करना है, तो इस केस में दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका डिवीजन कर देंगे हम, z1 मॉड डिवाइडेड बाय z2 का मॉड, और जो फेस एंगल आएगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा 1, दैट इज द फेस एंगल ऑफ z1 माइनस द फेस एंगल ऑफ z2, थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो इस तरीके से आप पोलर फॉर्म का यूज कर सकते हो जब आपको दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और
फेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के जो एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से दो एप्लीकेशंस हमने देखे थे, एक तो नेटवर्क एनालिसिस में, एसी सर्किट एनालिसिस में, और दूसरा कंट्रोल सिस्टम में। जब हमको फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना रहती है, वहां पर हमको फेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ता है। तो इन दैट केस अगर हम एग्जांपल देखें, सबसे पहले एक नेटवर्क एनालिसिस का एसी सर्किट का एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर नेटवर्क एनालिसिस का एक एग्जांपल देखेंगे एंड देन हम कंट्रोल सिस्टम का भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क एनालिसिस का अगर एग्जांपल देखें एसी सर्किट्स में, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया है एक सर्किट में, दैट इज 10 cos से 1000 t। ठीक है, सर्किट कुछ इस तरीके का है। वी हैव एन इंडक्टर हियर, ठीक है, और हमारे पास एक रेजिस्टर भी है R, जिसकी वैल्यू 1 ओम है। जो इंडक्टर है उसकी वैल्यू है L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी, ये हम मान लेते हैं इसकी 1 मिली हेनरी है। और हमने एक AC वोल्टेज लगाया हुआ है विच इज V इज इक्वल टू 10 cos 1000 t। ठीक है, यहाँ भी लगाया हुआ है। अब अगर हमें बोला जाए कि यहाँ पर आपको I निकालना है, तो I कैन बी इजिली फाउंड आउट by using the formula I is equal to voltage applied divided by the impedance। अब impedance क्या होता है, Z is equal to होता है R plus JXL। एक RL सीरीज सर्किट के लिए ये होता है हमारा impedance Z is equal to R plus JXL, और XL क्या होता है यहाँ पर, XL is equal to ओमेगा इंटू L। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R plus J ओमेगा L में। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वोल्टेज का होता है 10 cos ओमेगा टी। इससे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1000 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, इसका हम यहाँ पर यूज करें अगर, R तो हमको 1 ओम दिया ही हुआ है तो वो तो 1 हो जाएगा, प्लस J ओमेगा की वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाइड बाय L की वैल्यू है 1 मिली हेनरी, मतलब 1 इंटू 10 to the power -3। So this will get converted to 1 plus J1 ohm. This is the value of impedance Z। अब ये जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, this can be written as 10 एंगल 0 डिग्री। 10 एंगल 0 डिग्री इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और क्योंकि हमको यहाँ पर करंट निकालने के लिए V by Z करना है, इसलिए हमको पोलर फॉर्म में Z भी चाहिए पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी देखा ऊपर कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में पता होते हैं तो डिवीजन करना आसान होता है। ये तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया वोल्टेज को। अगर हमको इम्पिडेंस को पोलर फॉर्म में करना है कन्वर्ट, तो देन वी विल गेट यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड, एंड द एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 which is tan inverse of 1 which will be 45 डिग्री। क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर के या इम्पिडेंस के पॉजिटिव हैं, इसलिए जो एंगल आएगा फेस एंगल दैट विल बी 45 डिग्री। तो दिस कैन बी रिटन एज √2 एंगल 45 डिग्री। इतना ओम का इम्पिडेंस है। अब अगर इसमें हम सब्सटीट्यूट करें ये दोनों वैल्यूज V की और Z की जो पोलर फॉर्म की वैल्यूज हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय √2 एंगल 45 डिग्री, विच कैन बी रिटन एज 10 बाय √2 एंगल 0 डिग्री माइनस 45 डिग्री, जो कि हमने ऊपर देखा था उसी तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो I will come out to be equal to 10 divided by √2 एंगल माइनस 45 डिग्री। और इसको अगर हम कॉस के टर्म्स में लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज 10 बाय √2 कॉस 1000 t माइनस 45 डिग्री। तो इस तरीके से आप नेटवर्क एनालिसिस में जब एसी सर्किट्स को एनालाइज करते हो तो फेस एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमने ऊपर देखा उसका यूज करके इजीली कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो।
हमने यहाँ पर RL सीरीज सर्किट देखा है, आप सेम कंसेप्ट RC सीरीज सर्किट में लगा सकते हो, RLC सीरीज सर्किट में लगा सकते हो, RL पैरेलल सर्किट में लगा सकते हो, RC पैरेलल सर्किट में लगा सकते हो, या RLC पैरेलल सर्किट में लगा सकते हो। मतलब रेजोनेंस में भी ये कंसेप्ट पूरी तरह से एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर V और I के बीच का फेज डिफरेंस देखना चाहो तो फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि V का जो वोल्टेज का फेस है दैट इज 0 डिग्री एंड जो करंट का फेस हमने यहां से निकाला दैट इज -45 डिग्री। तो इसलिए जो फेज डिफरेंस है दैट इज 45 डिग्री। इसके अलावा आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हो, करंट लीडिंग है, वोल्टेज लीडिंग है, या करंट लैगिंग है, वोल्टेज लैगिंग है, ये सारी चीजें निकाल सकते हो। पावर फैक्टर लीडिंग है या लैगिंग है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा फेस एंगल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का पहला एप्लीकेशन। अब अगर हम इसी में आगे बढ़े तो हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज कंट्रोल सिस्टम में। कंट्रोल सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में हमको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है और हमसे पूछा जाता है कि उसकी फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। तो इन दैट केस ऑल्सो हम सेम कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। वहां पर भी हम जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में हम उनको कंसिडर करके एंड देन वी कैन फाइंड आउट द फेस ऑफ दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड उसको हम -180 डिग्री से इक्वेट करके एंड देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, GS इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय S इंटू 1 प्लस ST1 इंटू 1 प्लस ST2। सबसे पहला जो काम हम इसमें करेंगे, S इज इक्वल टू जे ओमेगा सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा G ऑफ जे ओमेगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा K डिवाइडेड बाय जे ओमेगा इंटू 1 प्लस जे ओमेगा T1 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा T2। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट हम और देख लें। हमने देखा कि हम जो पोलर फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये आपको दिख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक और एक ये दो, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका रियल पार्ट नॉन जीरो है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। k कैन बी रिटन एज k इज इक्वल टू k प्लस जे जीरो। सिमिलरली जे ओमेगा कैन बी रिटन एज 0 प्लस जे ओमेगा। तो यहां पर जो है इमेजिनरी पार्ट जीरो है और यहां पर रियल पार्ट जीरो है। तो इनके अगर हम फेस एंगल्स निकालना चाहें तो इसका फेस एंगल कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विच इज कमिंग आउट टू बी 0। तो इसका जो फेस एंगल रहेगा दैट विल बी 0 डिग्री और इसका फेस एंगल विल बी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विच इज 0। दिस विल कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ infinity, that means this will be equal to 90 डिग्री। ये दो एक्स्ट्रा चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब हम अगर इसका फेस एंगल निकालना चाहें, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू फेस एंगल ऑफ के विच इज 0 डिग्री माइनस फेस एंगल ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए इसका फेस माइनस में आएगा विच इज 90 डिग्री, तो -90 डिग्री माइनस फेस एंगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा T1 विच इज tan इनवर्स ऑफ ओमेगा T1 डिवाइडेड बाय 1 and minus face angle of 1 plus j omega T2 which is tan inverse of omega T2 by 1। जब हम फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की वो वैल्यू होती है जिस पर ये जो एंगल है हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का दिस इज इक्विवेलेंट टू -180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एट
ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी अगर कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू -180 डिग्री which is equal to -90 degree minus tan inverse of omega t1 plus tan inverse of omega t2 और ये है मैंने माइनस साइन इसमें पूरा कॉमन ले लिया है। अब हमको एक फॉर्मूला पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये जो है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू बी। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर और आगे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमको मिलेगा ये -180 डिग्री और -90 डिग्री, दिस विल बिकम -90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ ओमेगा t1 प्लस ओमेगा t2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे tan इन अगर ये नेगेटिव साइन हम कैंसिल आउट कर दें और tan इनवर्स को लेफ्ट साइड ले जाएं तो दिस विल बिकम इक्वल टू tan 90 degree which is infinite and this is equal to the right hand side which is omega t1 plus omega t2 divided by 1 minus omega square t1 t2। अगर इसको हम देखें तो this expression can be equal to infinity only when the denominator is equal to 0, which means इस particular case के लिए 1 minus omega square t1 t2 will be equal to 0, which implies omega जो आएगा which is also equal to omega pc phase crossover frequency, this will come out to be equal to 1 upon under root t1 t2। इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम में भी आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज करके इजीली फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर कहीं कोई डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो थैंक यू वेरी मच।